बगदादी की मौत पर किसे नहीं हो रहा है भरोसा और असम के नेता बदरुद्दीन के किस बयान पर संग्राम मच गया है, ये खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले उस घटना की खबर जो अमेरिका की सांसें छीन रहा है। कैलिफोर्निया की जंगलों में बढ़ती आग को देखते हुए कैलिफोर्निया में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है और सभी पर्यटन स्थलों को खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं। सांता रोज और सोनामा इलाके में करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। आसमान को छूने को बेताब आग की लपटें, जंगल से उठता काले धुएं का गुबार, धू-धू कर जलता आशियाना, हाईवे के दोनों ओर जंगलों में लगी आग से दहशत में लोग, घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर लोग और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद। तस्वीरें कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग की हैं, जिसका दायरा हर गुजरते पल के साथ बढ़ता ही जा रहा है। कैलिफोर्निया की 3 जगहों पर आग की विनाश लीला देखी जा रही है। पहली बड़ी त्रासदी किंकेड की है। सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में किंकेड इलाके में रविवार रात 30,000 एकड़ में आग फैल गई, जबकि दोपहर तक ये केवल 10% इलाके में ही फैली हुई थी। किंकेड में लगी आग के चलते अब तक 94 इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं, तो 80,000 बिल्डिंगों पर खतरा मंडरा रहा है। दूसरी बड़ी त्रासदी सांता रोज में देखी जा रही है। सांता रोज इलाके में तेज हवाओं के चलते आग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो जंगल की आग रिहायशी कॉलोनियों को अपनी चपेट में ले रही है। आंखों के सामने इमारतें धू-धू कर जल रही हैं। फायर फाइटर्स उन पर काबू पाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को से 50 किलोमीटर दूर ग्लेन कोव इलाके में बड़े बड़े पेड़ आग में जलकर खाक हो रहे हैं। आग की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं, जिससे हाईवे पर भयानक जाम लग गया है। आग की विनाश लीला को देखते हुए कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने पूरे राज्य में आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। आग की वजह से सोनोमा क्षेत्र में करीब 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि आग की वजह से करीब 5 लाख घरों की बिजली काट ली जाएगी। आग बुझाने और राहत बचाव में करीब 3,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स जुटे हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स और हवाई टैंकरों की मदद ली जा रही है। आग बुझाने के लिए शोवेल से लेकर बुलडोजर तक और फायर रिटार्डेंट से लेकर पानी तक सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कई इलाकों में 65 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं इस भयानक आग को बुझाने नहीं दे रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और लाख टके की बात में अब बात उस आतंकी की जो 5 साल में करीब 6 लाख लोगों की मौत की वजह बना। उसके आखिरी 15 मिनट कैसे गुजरे, हम आज आपको बताएंगे। उस बगदादी के आखिरी 15 मिनट की कहानी, जिसमें उसने चूहे की तरह बिल में दौड़ भी लगाई और आखिर में कुत्ते की मौत मारा भी गया। उसकी आतंकी टोली इराक और सीरिया की सड़कों पर कत्लेआम मचाती थी। वो अपने दुश्मनों को सबसे खौफनाक मौत देता था। उसके एक इशारे पर मच जाता था कोहराम। लेकिन अब टेरर के सबसे बड़े आका के नाम से कोई नहीं डरने वाला, क्योंकि इंसानियत का सबसे बड़ा गुनहगार और लाखों मौतों का जिम्मेदार अबू बकर अल बगदादी अब जहन्नुम में पहुंच चुका है। शनिवार की आधी रात और रविवार की सुबह के बीच उत्तर पश्चिम सीरिया के इदलिब प्रांत में अमेरिकी डेल्टा फोर्स के ऑपरेशन में बगदादी का दी एंड हो गया। इदलिब के बारिशा गांव के ऊपर शनिवार की देर रात अमेरिकी हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। इसमें डेल्टा फोर्स के 70 कमांडो थे। जमीन पर उतरने से पहले कमांडो ने करीब 30 मिनट तक बगदादी के ठिकाने पर फायरिंग की। उसके बाद मिसाइल से 2 घरों को निशाना बनाया गया। डेल्टा फोर्स के कमांडो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्हें पता था कि बगदादी के आसपास आईएसआईएस के आतंकियों का कड़ा पहरा है, इसलिए पहले अत्याधुनिक हथियारों से लैस डेल्टा कमांडोज ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके बगदादी की आतंकी ब्रिगेड का सफाया किया। इतनी भारी गोलाबारी देखकर बगदादी के कई लड़ाके मौके से भाग गए। डेल्टा कमांडो के बगदादी की गुफा पर पहुंचते ही बगदादी की दोनों बीवियां खुद को धमाके से उड़ाने की कोशिश करने लगी।
लेकिन उससे पहले ही कमांडोज ने उन्हें मार गिराया। इस बीच बगदादी को भनक लग चुकी थी कि कोई उसे मारने आ रहा है। अब बगदादी अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में भागने लगा। डेल्टा फोर्सेस ने पूरी सुरंग खाली करवा ली। अब उस सुरंग में सिर्फ बगदादी और उसके 3 बच्चे बचे थे। बगदादी के पीछे डेल्टा फोर्सेस के साथ आए खतरनाक कुत्ते भी थे। कमांडोज ने ट्रेंड कुत्तों को बगदादी के पीछे छोड़ दिया। जब बगदादी ने देखकर समझ लिया कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तो उसने धमाका करके खुद को उड़ा लिया। बगदादी के मरते ही डेल्टा फोर्सेस ने वॉशिंगटन को खबर दी कि मिशन जैकपॉट पूरा हुआ। ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि बगदादी कुत्तों की मौत मारा गया है। Crying, whimpering, screaming, and bringing 3 kids with him to die, a certain death. And he knew the tunnel had no end. I mean, it was a closed end. They call it a closed end tunnel. खबर है कि बगदादी के खात्मे के बाद अब्दुल्ला कारदेश अब ISIS की कमान संभालेगा। लेकिन बगदादी का मारा जाना ओसामा बिन लादेन के खात्मे के बाद आतंक पर सबसे कड़ा रवार है। टीम न्यूज़ नेशन। बगदादी की मौत की खबरें पहले भी कई बार आ चुकी है, लेकिन इस बार उसके द एंड की खबर पर मुहर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है। हालांकि रूस इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, उसने इस पर शक जाहिर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट पूरी दुनिया के लिए राहत और सुकून देने वाला था। बगदादी की मौत पर ट्रंप ने खुद आकर मुहर लगाई। लेकिन रूस को ना तो अमेरिका के डेल्टा कमांडोज पर भरोसा है और ना ही ट्रंप की बातों पर। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेंकोव ने बयान जारी कर ये कहा कि पिछले शनिवार और उससे पहले हाल के दिनों में इदलिब में अमेरिका की कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है। इदलिब में अमेरिकी एयरफोर्स के घुसने में रूसी मदद की खबर भी गलत है। जहां बगदादी को मारे जाने का दावा किया जा रहा है, वो जबहात अल नुसरा आतंकी संगठन का इलाका है। अल नुसरा और ISIS जानी दुश्मन है। बगदादी वहां क्यों छिपेगा? मतलब साफ है, रूस और अमेरिका के बीच बगदादी की मौत को लेकर बहस छिड़ चुकी है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब बगदादी की मौत की खबरें आई। सबसे पहले 6 सितंबर 2014 को बगदादी की मौत की खबर आई थी। बगदादी के मरने की दूसरी खबर 27 अप्रैल 2015 को सीरिया से आई। 12 अक्टूबर 2015 को भी अमेरिकी हमले में बगदादी की मौत की खबर आई, जिसे बगदादी ने खुद एक ऑडियो संदेश के जरिए गलत बताया था। 9 जून 2016 को सीरिया के रक्का शहर में बगदादी के मारे जाने की खबर आई, लेकिन ये खबर भी गलत निकली। ISIS को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये अब एक मर्सिनरी फोर्स की तरह बन गई है, जिसको कुछ देश जो हैं, ऐसे भी देश हैं जो इनका इस्तेमाल अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए करते हैं। वैसे ये भी पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने बगदादी के मारे जाने की पुष्टि की है। लेकिन रूस अमेरिका के दावे को गलत साबित क्यों करना चाहता है? दरअसल इसके पीछे रूस का माइंड गेम है। सीरिया से अमेरिकी सेना के जाने के बाद रूस ने अमेरिका की जगह ले ली और मिडिल ईस्ट में खुद को एक नई ताकत के रूप में पेश करने में जुट गया। सीरिया में वर्चस्व की जंग में रूस खुद को बनाए रखना चाहता है और बगदादी की मौत की खबर रूस के इस मिशन को कमजोर कर सकती है, क्योंकि बगदादी का मारा जाना सीरिया और इराक में आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार है और रूस अमेरिका को ये क्रेडिट नहीं देना चाहता। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात हमारे देश के अंदर चल रही एक बड़ी बहस की। क्या बेहिसाब आबादी भारत के विकास में बाधक नहीं है? क्या बेहिसाब आबादी सीमित प्राकृतिक संसाधनों का संकट नहीं बढ़ा रही है? लेकिन असम के एक नेता को ऐसा नहीं लगता है। बदरुद्दीन अजमल नाम के इस नेता का कहना है कि मुसलमानों को बच्चा पैदा करने में कोई रोक टोक नहीं माननी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि बदरुद्दीन जैसे नेता के बयानों के साथ कई मौलवी और मौलाना खड़े भी नजर आ रहे हैं। हमारे मुस्लिम लोग के लिए हम तो कह रहे हैं भाई, जितना जिसके नसीब में लिखा है बच्चा पैदा करते रहो। बच्चे पैदा होने से किसी के नसीब में, कोई किसी के नसीब का नहीं खाता। हर आदमी जो दुनिया में आता है वो अपने नसीब का खाता है। ये बदरुद्दीन अजमल है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के मुखिया और असम के धुबरी लोकसभा सीट से सांसद। पूरी दुनिया जिस बढ़ती आबादी को तरक्की की राह में रोड़ा मानती है,
उसे वरदान मानते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि असम कैबिनेट ने 22 अक्टूबर को यह फैसला लिया है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें 1 जनवरी 2021 के बाद सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। बस इसी फैसले का विरोध करने के लिए बदरुद्दीन अजमल बिना सोचे समझे बयान दे रहे हैं, जिसका समर्थन देवबंद के उलेमा भी कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं उनका रिस्क अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से पहले उतार दिया जाता है। रिस्क का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, रिस्क जो है सरकार के हाथ में नहीं है। पता नहीं इस भेड़चाल में कितने मौलवी मौलाना शामिल होंगे, क्योंकि इन्हें ना तो बढ़ती आबादी के खतरों से मतलब है और न जानवरों जैसी होती बदतर जिंदगी को सुधारने से। जनसंख्या को न किसी धर्म से जोड़ना चाहिए, न किसी क्षेत्र से जोड़ना चाहिए। जनसंख्या विकास से जुड़ा हुआ सवाल है। कई चीजें ऐसी होती है, आप देखिए दुनिया भर के देशों को, जहाँ जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ विकास अस्थायी रूप से रहता है। आबादी बढ़ाने की दलील के सिपह सालारों को कौन बताएगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों में शिक्षा की सबसे ज्यादा कमी है। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक 42.7% मुसलमान निरक्षर हैं, तो 3% से भी कम मुसलमान ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है। भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर 382 है, तो चीन में 152, रूस में 8.4, इंग्लैंड में 259, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 251 है। सिर्फ बांग्लादेश में आंकड़ा 1120 का है। और बांग्लादेश के इसी औसत का असर है कि अपना देश छोड़कर बांग्लादेशी भारत में घुसने लगे हैं। इतना ही नहीं, भारत में अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो साल 2050 तक भारत में अनाज की मांग दोगुनी हो जाएगी। यहाँ तक कि साल 2050 तक हिंदुस्तान में पानी की मांग साल 2000 के मुकाबले 50% ज्यादा हो जाएगी। जाहिर है, बढ़ती आबादी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में मौके की कमी से लेकर तरक्की में हर कदम पर दिक्कत पैदा करती है। फिर अजमल साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क चीन है, जहाँ मुसलमान ना तो मर्जी से खाना खा सकते हैं और ना ही पहन सकते हैं, लेकिन वहाँ मुसलमानों को कोई ऐसी नसीहत देने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। और जिस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हर शख्स की राय मायने रखती है, वहाँ बदरुद्दीन जैसे गैर जिम्मेदार नेता सामने आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। किसी देश में बेहिसाब आबादी का संकट उसका पड़ोसी झेलता है। जैसे बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है और अब बांग्लादेशी भागकर भारत में घुस रहे हैं। ऐसी घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी की बात होती है और इस एनआरसी को लेकर अब कर्नाटक में भी चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच को 60 अवैध बांग्लादेशियों के बारे में पता चला था। अब इन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ये महिलाएं, बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सबके सब बांग्लादेशी नागरिक हैं और ये लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके भारत में घुसे थे, यानी ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। पुलिस ने जिन 60 बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ के आरोप में पकड़ा है, उनमें 29 पुरुष, 22 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल हैं। ये सभी बेंगलुरु के विभिन्न इलाके से पकड़े गए हैं। ये सभी लोग कूड़ा कचरा उठाने का काम करते थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने इनकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को भी दी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई बिना कागज, वीसा, पासपोर्ट के बिना आए हुए बांग्लादेशियों को नौकरी दे रखा है, उन्होंने घर दे रखा है। हालांकि पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने की बजाय इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मदद ली जा रही है। जिन बांग्लादेशी लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, उन सभी ने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करने की बात कबूली है और इनके पास आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड भी है। पहला 2-4 बंदा आने के बाद तो सब पीछे से इधर थोड़ा सस्ती पैसा मिल रहा है, इसलिए इधर सब पहला तो ऐसे सिस्टम नहीं था साथ। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में भारत में बांग्लादेशियों की संख्या 30 लाख थी। 2016 के आखिरी में तब के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत में करीब 2 करोड़ गैर कानूनी बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात मानी थी। NIA पहले भी बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कई सबूत दे चुकी है। बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन तो ओडिशा और उसके आसपास घुसपैठियों के दम पर अपनी जड़ें जमाने में जुटा है।
इस लिहाज से घुसपैठ की इन घटनाओं से बेहद सख्ती से निपटने की जरूरत है। किस तरह से इन्हें आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड जैसे दस्तावेज यहाँ मिल जाते हैं। साफ है इस नेटवर्क में कहीं न कहीं कुछ रसूखदार लोग भी शामिल हैं जो इनकी मदद करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। दिल्ली के जेएनयू में हॉस्टल फीस बढ़ाने और बिजली का बिल जैसे मुद्दों को लेकर आज छात्रों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग में बाधा डाली गई। इसके चलते जेएनयू के डीन जगदीश कुमार और प्रोफेसर उमेश कदम बीमार पड़ गए। जब इन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब भी छात्रों ने हंगामा करते हुए एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया। इन दोनों का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, हालांकि बाद में एम्बुलेंस को जाने दिया गया। और महाराष्ट्र में सीएम बनने की चाहत में बीजेपी और शिवसेना दोनों ने गवर्नर हाउस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी सीएम की कुर्सी पर अपना दावा जताती है, जबकि शिवसेना बीजेपी पर 2.5 साल के फॉर्मूले पर चलने का दबाव बना रही है। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा में तो बीजेपी ने बहुमत से सरकार बना ली, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए उसकी ही सहयोगी शिवसेना राह में रोड़े अटका रही है। बीजेपी सीएम की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस के सिवा और किसी नाम के लिए तैयार ही नहीं है। शिवसेना हर बीतते वक्त के साथ और आक्रामक होती जा रही है। शिवसेना बीजेपी को 50-50 का फॉर्मूला याद दिला रही है और कह रही है कि 2.5 साल के लिए दोनों पार्टियों का सीएम। आज सुबह 10:30 बजे शिवसेना नेता दिवाकर राउत ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। ये मुलाकात 5 मिनट तक चली। दिवाकर राउत का यूं गवर्नर से मिलना संकेत दे रहा है कि सरकार बनाने के लिए शिवसेना बाकी विकल्पों पर भी विचार कर रही है। हालांकि दिवाकर राउत ने इस मुलाकात के सियासी मायने नहीं बताए। मैं 1993 से जब इस मुंबई का महापौर रह रहा था, तब से मैं राज्यपाल महोदय को दीपावली की शुभेच्छा देने के लिए मेरा उपक्रम है। शिवसेना की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात के आधे घंटे बाद देवेंद्र फडणवीस भी राजभवन पहुंचे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल कोश्यारी के बीच ये मुलाकात दिवाकर राउत और कोश्यारी की मुलाकात से ज्यादा देर तक चली। महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनेगी और महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस पर शिवसेना और बीजेपी के बीच जोर आजमाइश चल रही है। दोनों पार्टियां निर्दलीय विधायकों के जरिए एक दूसरे पर दबाव भी बना रही हैं। युवा स्वाभिमानी पार्टी के एमएलए रवि राणा ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर भाजपा को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही, जबकि प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2 विधायकों ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर उन्हें समर्थन देने की बात कही। अब सबकी नजरें 30 अक्टूबर पर टिकी, जब बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक 30 अक्टूबर तक उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच इस सियासी हलचल को शांत करने के लिए एक मीटिंग हो सकती है, लेकिन तब तक महाराष्ट्र में सियासत फुल ऑन है। टीम न्यूज़ नेशन।